आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ ने किसी जटिल परपथ में जो प्रवाहित धारा के संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित किए, या कहें कि किसी जटिल परपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा है, उसका मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किए उन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने ये कार्य सन 1842 के अंदर किया। तो इन्होंने दो नियम दे दिए। तो पहला नियम, उसके बारे में हम जान लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आपके सामने, किरचॉफ का प्रथम नियम, या मैं लिख देता हूं प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परपथ की किसी संधि पर किसी परपथ की किसी संधि मतलब जॉइंट, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कहा, किसी परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, शून्य होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात सिग्मा आई बराबर, अर्थात सभी धाराओं का योग, सिग्मा प्रदर्शित करता है सभी धाराओं का योग, और जो टोटल योग है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये यहां से हम बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए कि किसी संधि पर कोई धारा है, एक धारा ये आ रही है I1, और एक दूसरी धारा यहां से आ रही है I2, और ये संधि है, जॉइंट है, यहां से एक धारा जा रही है I3, और एक यहां से धारा जा रही है I4, और एक यहां से धारा जा रही है I5। तो ये हो गई I5, ये 5 धाराएं हो गई। अब क्या कहा, किसी परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो सभी धारा यहां पर मिल रही है I1, I2, I3, I4, I5, सभी का अगर टोटल किया जाए वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो क्या कहा, इसमें हम पहले से शून्य करने के लिए क्या कहेंगे, इसमें हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को, आने वाली धाराओं को इसमें हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं भाई, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, जो संधि की ओर आ रही हैं वो धनात्मक रहेंगी, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं उन्हें ऋणात्मक लेंगे, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या करते हैं भाई, ऋणात्मक लेते हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो I1 संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है। देखिए, I1 संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है, I3, I4, I5 जा रही है, तो इनको माइनस लिया जाएगा। तो I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0, यानी इनका जो टोटल सम होगा वो 0 होगा। या हम कह सकते हैं कि जो संधि की ओर आ रही है धारा वो जाने वाली धाराओं के बराबर होगी, यानी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। कह सकते हैं क्या ये? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका ठीक है। इसे
चूंकि हम इसमें धाराओं के बारे में बात करते हैं इसलिए हम इसे धारा नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ के इस नियम को हम धारा नियम भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और समझिए, इसमें क्या है कि जितनी धारा इस संधि पर आ रही होती है उतनी संधि से दूर जाती है। इसका मतलब ये है, अच्छा आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो आवेश यहाँ पर जितना आ रहा है इतना ही यहाँ से दूर जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या कहें यह नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है भाई? नियम का पालन करता है। ठीक है, इस नियम को हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? संधि नियम यानी जॉइंट नियम, क्योंकि संधि से ही तो बन रहा है ये, या संधि नियम या धारा नियम कहते हैं, या धारा नियम कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो आप कहेंगे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। राइट। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम। इसका जो दूसरा लॉ है वो क्या है? ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है? ठीक है, इसे देखते हैं। तो द्वितीय नियम में बच्चों क्या कहा गया ये जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? किसी परपथ के किसी बंद पास यानी बंद लूप। ठीक है, किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में जैसे ये कोई एक सर्किट है पूरा, है ना, कोई परपथ है और परपथ के इसमें पास है। जैसे मान लीजिए यहां से देखिए A B E F A, ये पूरा पास हो गया तो फर्स्ट पास ये कह सकते हैं, और यहां से B C D E B एक सेकंड पास ये हो गया। ठीक है, और थर्ड पास आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A C D F A, ये एक तीसरा पास ऐसे भी मान सकते हैं। यानी पूरा क्लोज जो लूप होता है, क्लोज सर्किट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहेंगे। पूरा चारों तरफ से बंद है उसे क्या कहते हैं? पास कहते हैं। तो इसमें दो लूप या दो पास बन जाते हैं। तो हम कह रहे हैं किसी परपथ के किसी बंद पास, तो यानी ये बंद पास ये है और ये है, इन नियमों का पालन होगा यहाँ पे। किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में, यानी जैसे एक खंड ये है, ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है, इसमें जैसे ये है ये, तो किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का मतलब जहां धारा बह रही है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है उस धारा के साथ संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है ना, उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ओके, योगफल के
बराबर होता है, बराबर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या कहा है, किसी प्रपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। तो जैसे इस लूप की बात करें, लूप फर्स्ट में या पास फर्स्ट में, पास किसमें, इस पास की बात करें, पास ए बी ई एफ में, ए बी ई एफ और ए, जरूरी नहीं है कि ए बी ई एफ ए, आप यहां से भी ले सकते हैं एफ ए बी ई एफ, या आप यहां से ले सकते हैं बी ई एफ ए बी, ठीक है ना। तो हम पास कह रहे हैं ए बी ई एफ में, या आप यहां से ले सकते हो, यहां से ले लीजिए एफ ए बी ई एफ में, पास एफ ए बी ई एफ में, ठीक है। इस पास में हम देखें, ठीक है, इस नियम को इसमें फॉलो करते हैं, किसी प्रपथ के किसी बंद पास, तो एक बंद पास है, इसकी बात कर रहे हैं, बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। तो इस खंड में क्या धारा बह रही है, I1, ठीक है। तो हमने कह दिया I1 बहने वाली धारा, तथा उसके संगत प्रतिरोध, तो संगत प्रतिरोध क्या है यहाँ पर R1, तो R1 के गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर दिया, ठीक है। और सभी यानी विभिन्न खंडों में, सभी खंडों की देख ले, इस खंड में धारा I1 और प्रतिरोध R1, यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए धारा उल्टी बह रही है, यानी कि हमें धारा वैसे अगर ऐसे जाएंगे तो धारा उस दिशा में मिलनी चाहिए, इसका जो तीर है वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे है, उल्टा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा धारा के साथ में। तो धारा I2 और इधर जा रहे हैं, तो ये चिन्ह माइनस का होगा, माइनस I2, और इसके साथ में प्रतिरोध क्या लग रहा है, R2, तो यहाँ पर I2 धारा वो भी माइनस की, और प्रतिरोध इसके साथ क्या है, R2, ठीक है ना। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो हमने बीजगणित योग कहा था कि उस बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध और बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, तो दोनों का यहाँ गुणनफल हो रहा है, इसका भी का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस पास में लगे सेलों के विद्युत बाकुलों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गए, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहीं से शुरू हुए थे, अब ये आपका धारा और प्रतिरोध के गुणनफल हो गए। अब इस पास में कौन से सेल लगे हैं, E1 लगा है। अब इसको भी लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए आपको कि जब सर्किट में सेल लगाते हैं, तो जैसे ये सेल लगा है, तो इसके साथ में ये वाला, ये प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा, फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस जुड़ेगा, फिर प्लस आएगा, इस तरीके से यहाँ पर जुड़ते हैं, राइट। तो अगर यहाँ देखें E1, तो देखिए यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, अब यहाँ माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा आपको, तो माइनस E2, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट बना दीजिए आप इस तरीके से, ओके। अब देखिए, अब कौन से लूप में, अब इस वाले लूप में देख लीजिए, लूप सेकंड में, या पास कौन से में, यहां से देखो EBCD में, पास EBCDE में, ठीक है ना। अब इसमें देखना, इसमें धारा क्या है, I2, प्रतिरोध क्या है, R2, तो यहाँ पे I2 इंटू R2, ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये धारा कितनी, यहाँ पर I1 इंटू, दूसरे यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ धारा I1 I2 और प्रतिरोध R3, तो यहाँ से देखिए I1 प्लस I2 और धारा क्या है, R3, तो यहाँ पे कर दिया R3, ये धारा की दिशा में, ये तीर इधर है, ये भी इधर है, तो हम इधर पहुंच गए, फिर उधर कुछ भी नहीं है, तो बराबर यहाँ से देखेंगे, तो इसमें सेल कितना लगा है, इसमें यहाँ सेल है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है केवल एक जगह पे, तो E2 सेल लगा है, तो समीकरण नंबर ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं, अब लूप किसमें, FACDF में, ठीक है। अब लूप किसमें, नाउ यानी लूप या पास, अब पास FAC और DF में, ठीक है। यहां से देख लीजिए, अब F से यहां से देखो, ये पूरा इस बीच का स्किप कर दिया, अब ये पूरा, ये भी तो एक लूप है या पास है, यानी F से A तक, यहाँ देखो धारा I1 प्रतिरोध R1, तो यहाँ पे कह देंगे I1 इंटू R1, ठीक है। अब यहाँ चले तो यहाँ कुछ भी नहीं, अब यहाँ देखो धारा की दिशा में, तो यहाँ पर प्लस I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना लग रहा है, R3, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर E1 लगा हुआ है, क्या लगा है, E1, तो ये E1 हो गया, और यहाँ कहीं पर कोई सेल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण थर्ड। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम परपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से है
इन समीकरणों की सहायता से, इन समीकरणों की सहायता से परिपथ में हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका थर्ड लॉ। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।